आप सबों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो आइए हम लोग देखते हैं क्लास 12वीं का भूगोल। परीक्षा बहुत नज़दीक है, समय बहुत कम है, तो हम लोग क्यों ना ऐसा करें कि एमसीक्यू जो 30 मार्क्स का है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, है ना। तो एमसीक्यू को हम लोग 30-25 मार्क्स का जो है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं, उसके बाद फिर अपना काम हम लोग दंदना के करते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो बाबू लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल के ऊपर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग भूगोल ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू, और बस इतना ही देखिएगा चैप्टर 1 से जितना आपको हम बता रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे चैप्टर का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। तो पहला क्वेश्चन है, जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है। तो जियोग्राफी शब्द जो है वो ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया गया है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। इरेटोस्थानीज जो है इसने गढ़ा था, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द का जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे हम लोग पढ़ाते हैं, हल्का सा हाँ जूम करते हैं। हाँ दिया गया ज्योग्राफी पुस्तक जिसे भूगोल का वेद भी कहा जाता है के लेखक कौन है। तो इसके लेखक जो है जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, इरेटास्थनीज जो है उसके द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ज्योग्राफी नेचुरली या नेचुरलिस के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, इसके लेखक जो है वो बेरेनियस है। कौन है बाबू लोग, बेरेनियस, ठीक। जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ है कि निम्नांकित में से किसका अध्ययन आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाता है। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत नहीं किया जाने वाला जो है वो है चिकित्सा भूगोल। कौन सा, चिकित्सा भूगोल, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फ्रेडरिक रेटजेल किस देश के निवासी थे। तो फ्रेडरिक रेटजेल जो है वो किस देश के निवासी थे। तो वो जो थे वो जर्मन के निवासी थे, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक। चलिए आगे देखिए, आगे दिया गया है कि फेजियोग्राफी किसने लिखा है। तो ये जो लिखा गया है वो लिखा गया है जो अभी बताया गया था रेटजेल, है ना। जो बताया गया था क्या, अभी रेटजेल जो बताया गया था, फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक है, उसने लिखा है। तो ऑप्शन कहाँ पे है, बी में दिया गया, फ्रेडरिक रेटजेल के माध्यम से लिखा गया था, के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक निम्न में से किसने लिखा। ये बहुत वीआई प्रश्न है, 3 बार पूछा जा चुका है आपके परीक्षा में, ठीक है। तो ये प्रश्न को थोड़ा सा हाईलाइट करके रखिएगा। तो इसमें ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो ये पुस्तक चार्ल्स डार्विन के माध्यम से लिखा गया है। चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है, के माध्यम से नहीं ने लिखा है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। ये आप साइंस में भी पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि संभव, ठीक है, संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया। तो संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है वो फ्रांसीसी वैज्ञानिक जो थे वो थे लुसियन फेब्रे, ठीक है, लुसियन फेब्रे, ठीक है। जो ऑप्शन में आप देख सकते हैं दिया हुआ बी में, है ना, बी में। 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है। तो वो जो जाना जाता है आप लोग 1990 का दशक, है ना, ये उपागम के लिए जाना जाता है। तो 1990 के उपागम के लिए जो जाना जाता है वो आधुनिकतावाद के रूप में ये जाना जाता है। जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि जर्मनी में आधुनिक भूगोल के किस विचारधारा का विकास हुआ। तो जर्मनी में आधुनिक भूगोल के जो विचारधारा का विकास हुआ वो जातिवाद है, माफ़ कीजिएगा, नियतिवाद है, प्रकृतिवाद है, निश्चयवाद है। आप कह सकते हैं ये सभी का यहाँ पे विचारधारा विकसित हुआ, ठीक है। अर्धकुंडी के लेखक कौन है। तो अर्धकुंडी के लेखक है कार्ल रिटर, ठीक है, कार्ल रिटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया हुआ कि संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया गया था फेब्रे के माध्यम से, फेब्रे के द्वारा किया गया था, ठीक है। किनके द्वारा किया गया था। तो फेब्रे के द्वारा, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज सिद्धांत का संबंध निम्न में से किस विद्वान से है। तो अभी आपको हम बताएं कि कौन था, कौन विद्वान से है बाबू। अभी हम आपको बताए थे डार्विन, है ना। जो लास्ट वो ये दिया गया था चार्ल्स डार्विन, वो है। तो डार्विन यहाँ पे दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है।
पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा की शुरुआत जर्मन के किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो जर्मन के किस विद्वान के द्वारा किया गया था? तो ये विद्वान जो थे वो बेरेनियस थे। कौन थे? बेरेनियस, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। आधुनिक भूगोल के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भूगोल के संस्थापक जो कहा जाता है कार्ल रिटर को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि पर्यावरणीय निश्चयवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान एलन सैम्पुल किस देश की थी? तो सैम्पुल जो थी एलन सैम्पुल वो किस देश के थे? किस देश का जो पूछा जा रहा है ना, तो वो जो थी संयुक्त राज्य अमेरिका, जो संयुक्त राज्य अमेरिका, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। किसने कहा मानव प्रकृति का दास है? तो ये भी किसने कहा है कि मानव प्रकृति का दास है? तो ये भी ये जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? मानव भूगोल का अंग नहीं, उपागम नहीं है, तो वो कौन है? तो मात्रात्मक क्रांति, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, कहता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो आधुनिक मानव भूगोल के जनक, देखिए एक ही प्रश्न को कितना बार रिपीट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेडरिक रेटजेल, कौन है? फ्रेडरिक रेटजेल। इसलिए बार बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, आंसर एक ही आ रहा है, क्योंकि ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मतलब कि आधुनिक या मानव भूगोल के सिद्धांत में फ्रेडरिक रेटजेल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, तो इसके बारे में जानना जरूरी होता है। निम्न में कौन से विद्वान मानव भूगोल से संबंध नहीं है? तो मानव भूगोल से संबंध विद्वान जो नहीं है वो है, देखिए ऑप्शन मानव भूगोल से नहीं है, तो एलन सैम्पुल के बारे में आपने पढ़ लिया, रेटजेल तो अभी बार बार सुन रहे हैं, और ब्रेसनट रसल जो है ये भी इसी से रिलेटेड करते हैं, ठीक है। तो इसका हंटिंगटन जो है वो नहीं होगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए आगे देखिए, आगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है फ्रांसीसी भूगोल के जी हाँ अब ठीक है। फ्रांसीसी भूगोल के जनक जिन्हें संभववादी विचारधारा का चैंपियन कहा जाता है, यह कथन किस भूगोलवेता से संबंधित है? तो किस भूगोलवेता से संबंधित है? तो ये जो है वो डी.एल. ब्लांस, ठीक है, डी.एल. ब्लांस, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नीतिवाद के विचारक कौन थे? तो नीतिवाद के विचारक कौन थे? तो बाबू इसमें से दिया गया है नीतिवाद के सब थे, जिसमें दिया गया सब अभी आपका हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसमें से देखिएगा तो आपका हो जाएगा कि प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। निम्नांकित में से कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो इनमें से सामाजिक का उपक्षेत्रक नहीं है, तो सैन्य भूगोल जो है वो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है कि इनमें से कौन राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्रक है? तो सामाजिक क्षेत्रक का आप तो देख लिए, लेकिन राजनीतिक क्षेत्रक का उपक्षेत्रक का है, तो देखिए पर्यटन भूगोल वो है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दिया गया है, ठीक है। चलिए दिया गया है कि सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? तो सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस शाखा का भाग है? तो देखिए राजनीतिक भूगोल का, ठीक है, किसका? राजनीतिक भूगोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भाग है, हाँ, अमूलवादी जिसको रेडिकल विचारधारा ने निर्धारता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता को व्याख्या के लिए किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? तो किसके सिद्धांत का प्रयोग किया? तो मार्क्स का सिद्धांत, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, यूनानी शब्द मेगलोपोलिस का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यूनानी शब्द मेगालोपोलिस का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो था जीन गोटमैन, ठीक है, जीन गोटमैन, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। हमारे पृथ्वी को नियंत्रित करने वाला भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना के रूप में मानव भूगोल को किसने परिभाषित किया? ठीक है, तो किसने किया? तो विडाल डी.एल. ब्लास, जिसको हम लोग बोले थे कि डी.एल. ब्लास, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है।
ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नांकित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्वयन क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक इनमें से कौन है? तो वो प्रौद्योगिकी है। कौन है बाबू? प्रौद्योगिकी। आगे देखिए, आगे दिया गया है, ठीक है, आगे देख पा रहे हो कि निम्नांकित कथनों, ठीक है, निम्नांकित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो अभी तो ये भी प्रश्न को भी हम लोग देखे थे, तो वो आपका ऑप्शन नंबर डी में था, ठीक है, प्रश्न रिपीटेड हो गया, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए कि निम्नांकित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मानव भूगोल का उपागम नहीं है, ठीक है, तो कौन सा है? मात्रात्मक क्रांति। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है ना। रुको और जाओ, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रुको और जाओ निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? यह प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, कोई प्रश्न ऐसा होगा कि कौन सी विचारधारा का कथन है रुको और जाओ? तो देखो, ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर आप लगाएंगे नवनिश्चयवाद का। किसका? टिक लगाइएगा, नवनिश्चयवाद का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, दिया गया निश्चयवाद की संकल्पना किसने प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत जो किया गया था वो था ग्रिफिथ टेलर ने किया था, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है, वो है आपका प्राचीन महाकाव्य, ठीक है, प्राचीन महाकाव्य। तो इसमें हम लोग लगभग 35 प्रश्न को देखें और बस इसी के अंदर से आपके एग्जाम में शामिल किया जाएगा, प्रश्न को पूछा जाएगा, ठीक है, इस चैप्टर से पूछा जाएगा। तो बाबू लोग वीडियो को देखें हैं लास्ट तक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल के पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आप हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नए पार्ट लेकर, आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।